हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप? तो मैं चिंतन देसाई आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारी ये फिजिक्स चैनल में। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ऑब्टेन अप्रोक्सीमेटली द रेशियो ऑफ द न्यूक्लियर रेडी ऑफ द गोल्ड आइसोटॉप एंड द सिल्वर आइसोटॉप। आपको गोल्ड आइसोटॉप एंड सिल्वर आइसोटॉप यहाँ पे दिया गया है, उसकी रेडियस का हमें यहाँ पे रेशियो निकालने को बोला गया है। देखो, कोई भी न्यूक्लियस की रेडियस अगर हमें लिखनी है तो इसका हमारे पास एक सीधा सा फॉर्मूला है। आपको अगर पता हो तो हमारे पास इसका सीधा एक फॉर्मूला है। ठीक है, तो हम वही फॉर्मूला यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। तो वो फॉर्मूला क्या है? तो रेडियस ऑफ न्यूक्लियस दैट इज आर इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला सीधा है, आर इज इक्वल्स टू आर नोट इंटू ए टू द पावर 1/3। ठीक है, सो दिस इज द फॉर्मूला, आर इज इक्वल्स टू आर नोट ए टू द पावर 1/3, जहां पे ये जो आर नोट है ये क्या है? कांस्टेंट है, इट इज कांस्टेंट। ठीक है, हमें पता है ये चीज। ठीक है, तो इसका मतलब ये होता है कि भाई मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिख सकता हूँ कि आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास नंबर का 1/3 पावर। तो अज्यूम कर लेते हैं कि यहाँ पे जो हमें एयू दिया गया है, गोल्ड दिया गया है, तो फॉर गोल्ड मान लो कि इसकी जो रेडियस है वो मैं R1 मान लेता हूं। तो R1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, मान लो इसका मास नंबर जो भी है वो A1 अज्यूम कर लेते हैं, तो A1 टू द पावर 1/3। सिमिलरली फॉर द सिल्वर मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि R2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A2 टू द पावर 1/3। हमें यहाँ पे दोनों का रेशियो निकालना है, तो सीधा रेशियो निकाल लेते हैं। तो भाई ये R1 डिवाइड बाई R2, अज्यूम दैट दे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट्स आर कैंसल आउट। तो यहाँ पे हमारे पास बचेगा A1 का 1/3 पावर डिवाइड बाई A2 का 1/3 पावर। ठीक है, तो यहाँ पे इसको मैं फर्दर लिखूंगा A1/A2 का 1/3 पावर। ठीक है, चलो सारी वैल्यू यहाँ पे प्लेस कर दो, यही होगा हमारा सीधा रेशियो। सो ये R1 डिवाइड बाई R2 जो हमें निकालने को बोला गया है। A1 की वैल्यू हमें यहाँ पे कितनी दी गई है? A1 मतलब कि मास नंबर ऑफ AU, मास नंबर ऑफ AU कितना है? 197। तो ये कुछ हो जाएगा 197 डिवाइड बाय हमारे पास A2, A2 मतलब कि AG, इसका मास नंबर है 107। ठीक है, का 1/3 पावर। अभी इसका डिवीजन कर लेते हैं और देख लेते हैं कि क्या आंसर निकल के आता है। सो पहले तो इसका डिवीजन है, 197 को डिवाइड करेंगे हम 107 से, 107 से हम इसको डिवाइड किए तो भाई मेरे पास आया 1.8411। मेरे पास ये वैल्यू निकल के आई 1.8411 टू द पावर 1/3। ठीक है, तो हमारे पास ये R1/R2 रेशियो कुछ निकल के आता है इतना। अभी इसका अंडर क्यूब कितना होगा? तो अंडर क्यूब भी निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे अंडर क्यूब में 1.8411, 1.8411, तो ये आंसर आता है 1.2256। ये आंसर आता है हमारे पास 1.2256, और वही हमें यहाँ पे निकालने को बोला गया था। तो R1/R2 इज इक्वल्स टू 1.2256, 1.2256। अप्रोक्सीमेटली आपको इसको अगर लिखना है तो आप इसको 1.226 भी लिख सकते हो। ठीक है, तो ये 1.226, दिस इज द आंसर। अभी सवाल ये निकल के आता है कि सर ये अंडर क्यूब कैसे निकाले, मतलब कि हमारे पास अगर साइंटिफिक कैलसी नहीं हो तो हम अंडर क्यूब कैसे निकाले। देखो बच्चों, अगर अंडर क्यूब नहीं निकाल सकते हैं तो ऐसे केस में देखो, ऐसे रेयर केस में एक आध दो क्वेश्चन आएंगे जिसके अंदर आपको अंडर क्यूब निकालने को बोला जाएगा। ठीक है, तो इतना भी मुश्किल नहीं होता है। एक काम करना होता है कि आप इसको याद कर लो। ठीक है, वैल्यू अगर चेंज करते तो बात अलग है, वैल्यू अगर चेंज करके नहीं देते, यही देते हैं, तो भाई ये वैल्यू को याद कर लो। या फिर आपको क्या करना होता है, लॉग के पास जाना पड़ता है ना। तो मैं यहाँ पे वो भी समझा कि आपको क्या करना पड़ेगा, आपको बेस 10 के रिस्पेक्ट में यहाँ पे लॉग लेना पड़ेगा और लॉग टेबल का इस्तेमाल करके आप ये वैल्यू निकाल। लेकिन वहां पे प्रॉब्लम वापस वही आके रुक जाएगा कि 10 टू दी पावर जब भी आएगा तो आप वो करोगे कैसे। ठीक है, तो आपको करना कुछ भी नहीं है। ये जो R1/R2 जो आपके पास आया है ना, R1/R2 दैट इज इक्वल्स टू 1.8411
टू दी पावर 1/3। मैं क्या करता हूँ, दोनों साइड पे लॉग ले लेता हूँ, बेस 10 वाला, लॉग बेस 10 R1/R2, दैट इज लॉग का एक रूल होता है जो मल्टीप्लीकेशन में है, वो यहाँ पे आगे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा लॉग 1.8411। ठीक है, अभी इसका मतलब ये होता है कि भाई यहाँ पे ये लॉग बेस 10 R1/R2 दैट इज इक्वल्स टू, ये log बेस 10 लिए है, तो log बेस 10 1.8, जो वैल्यू आप लॉगेरिदमिक से इसको निकाल सकते हो, सो log 1.8411, ये वैल्यू हमारे पास आएगी 0.2650, और इसको फर्दर डिवाइड करेंगे हम 3 से, सो इसको फर्दर डिवाइड करेंगे 3 से, तो वी आर गेटिंग 0.08835, 0.0883, अप्रोक्सीमेटली 0.0883। सो वी आर गेटिंग दिस आंसर। ठीक है, अभी क्या करना है, ये R1/R2 रेशियो निकालने के लिए आपको यही 10 को वहां पे लेके जाओ, मतलब कि ये हो जाएगा 10 टू दी पावर 0.0883। ठीक है, तो ये आंसर भी अप्रोक्सीमेटली आपको 1.226 आएगा। मतलब कि यहाँ पे भी आपको ये कंफ्यूजन तो रहेगा कि इसका क्या करना होगा, है ना। तो इससे अच्छा है कि भाई अगर ऐसा इक्वेशन हमारे बोर्ड के एग्जाम में, तो शायद ही यहाँ पे थोड़ी वैल्यू चेंज करेंगे, तो ऐसे केस में ये वैल्यू अगर याद कर लेते हो तो बढ़िया रहेगा। ठीक है, चलिए आगे की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पे क्या बोला गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या बोला गया है, फाइंड द क्यू वैल्यू ऑफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द एमिटेड अल्फा पार्टिकल इन द अल्फा डीके ऑफ रेडॉन एंड रेडियम। पहले क्वेश्चन में रेडियम दिया गया है, दूसरे केस में रेडॉन दिया गया है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे अल्फा डीके की क्यू वैल्यू निकालने को बोला गया है, अल्फा डीके की क्यू वैल्यू यहाँ पे निकालने को बोला गया है। चलिए पहले तो रेडियम को सॉल्व करते हैं, उसका अल्फा डीके और उसकी क्यू वैल्यू हमें निकालने को बोला गया है। ठीक है, तो वो निकाल लेते हैं। देखो क्यू वैल्यू निकालने के लिए आपको पहले ये पता होना चाहिए कि यहाँ पे कितनी एनर्जी, यहाँ पे मतलब कितना मास लॉस हुआ है, कितना मास गायब हुआ है जो एनर्जी के फॉर्म में रिलीज हुआ होगा, है ना। तो पहले मैं पहले क्वेश्चन का आंसर देता हूं। यहाँ पे पहले क्वेश्चन में मुझे रेडियम दिया गया है, तो मैं यहाँ पे रेडियम के लिए पहले तो अल्फा डीके का इक्वेशन लिखता हूं, अल्फा डीके फॉर रेडियम RA 88226, 88226। ठीक है, चलो तो पहले तो इसका इक्वेशन लिखते हैं। तो भाई इसका अल्फा डीके का इक्वेशन क्या बन सकता है, तो ये इक्वेशन बनेगा RA 88226 अल्फा डी के, मतलब कि एटॉमिक नंबर में 2 की गिरावट नजर आएगी, तो ये बन जाएगा रेडॉन RN 86, और मास नंबर में 4 की गिरावट नजर आएगी, मतलब कि ये हो जाएगा 222 प्लस हीलियम एटॉमिक नंबर 2 मास नंबर 4 प्लस सम काइनेटिक एंड सॉरी सम एनर्जी बोलेंगे, हाँ ये जाएगी काइनेटिक के फॉर्म में, प्लस सम एनर्जी ऐसा बोलेंगे। ठीक है, वो जाने वाली है एक्चुअली काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में, और हमें यही क्यू निकालने को बोला गया है। तो ये क्यू निकाले कैसे। ठीक है, क्यू निकालने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, क्यू निकालने के लिए हमें यहाँ पे क्या पता होना चाहिए, तो हमें यहाँ पे मास डिफरेंस पता होना चाहिए। पहले आप मास डिफरेंस पता कर लो, पहले आप यहाँ पे मास डिफरेंस पता कर लो, तो आपको ये क्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो क्यू आप आसानी से पता कर सकते हो। तो मैं पहले मास डिफरेंस यहाँ पे पता कर लेता हूँ, क्योंकि हमें पता है अल्फा डीके में हमने ये क्यू इक्वेशन लिखा था, हमें ये चीज पता है कि भाई होता क्या है कि ये जो प्रोसेस होती है उससे पहले अगर आप ये रेडियम का अगर आप यहाँ पे मास कैलकुलेट करोगे, और यहाँ पे रेडॉन एंड ये हीलियम, ये दोनों का मास का एडिशन करोगे, तो आपको ये जो रेडियम का मास है वो इन दोनों के एडिशन से ज्यादा नजर आएगा, है ना। तो इसका मतलब ये है कि आफ्टर दिस प्रोसेस कुछ मास गायब हुआ है, और जो गायब हुआ है वही मास हम ये मानेंगे कि ये काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में गया है ना। तो पहले मास लॉस कैलकुलेट कर लेता हूं। तो भाई व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डेल्टा एम, जिसको मास लॉस बोलेंगे, इसको मैं कैपिटल एम से डिनोट करता हूं। मास लॉस कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो भाई मास लॉस कैलकुलेट करने के हम इक्वेशन लिखेंगे, मास ऑफ रेडियम माइनस मास ऑफ रेडॉन माइनस मास ऑफ हीलियम।
ठीक है, सीधी सी बात है कि मैं रेडियम में से ये दोनों के मास को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, दोनों के एडिशन के मास के एडिशन को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, तो मुझे जो वैल्यू बचेगी वो वैल्यू मुझे मास लॉस दिखाई देगी, है ना। तो यहाँ पे सारी चीजें देखो यहाँ पे प्रोवाइडेड है, तो हमें तो सिर्फ यहाँ पे सब्सटीट्यूशन ही करना है वैल्यूज का। तो मास ऑफ रेडियम हमें यहाँ पे दिया गया है, तो वैल्यू प्लेस कर दो इसकी 226.02540 02540, ठीक है। यूनिट यूनिट अभी लिखेंगे नहीं, एएमयू लिखेंगे नहीं यहाँ पे। माइनस मास ऑफ रेडॉन कितना है 222.01750 01750 माइनस हीलियम, हीलियम का हमें दिया गया है यहाँ पे। एक्चुअली हीलियम का यहाँ पे प्रोवाइडेड नहीं है, लेकिन हमें पता है हीलियम का मास क्या है। तो ये हीलियम का एक्चुअल मास होता है 4.002601 002601, ठीक है। चलिए इतना यूनिट, तो बहुत ही बढ़िया। अभी इसका सब्ट्रैक्शन वगैरह कर लेते हैं, सब्ट्रैक्शन करना ज़रूरी है हमारे लिए, तो उसके अलावा तो आंसर नहीं आ सकता है। 226.02540 इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे हम वैल्यू 222.01750 माइनस 4.002601 तो ये वैल्यू मेरे पास कुछ निकल के आती है, हमारे पास ये वैल्यू निकल के आई है कुछ। एक्चुअली यहाँ पे ये 226 एंड ये 222 माइनस 4.002, मेरे पास ये जो वैल्यू 0.02540, तो आंसर निकल के आया 0.005299। थोड़ी गंदी सी वैल्यू है, लेकिन जो भी आई है वही हमें लिखना पड़ेगा। तो मेरे पास वैल्यू निकल गया 0.005299, ठीक है। इतना एएमयू एटॉमिक मास यूनिट, तो इतना मास लॉस हुआ है, लॉस नहीं बोलेंगे, गायब हुआ है ऐसा हम बोल सकते हैं। तो इसके इक्विवेलेंट एनर्जी कितनी होगी, तो हमें पता है मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिखना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसकी इक्विवेलेंट एनर्जी कितनी मतलब कि यहाँ पे रिलीज हुई होगी, तो ये Q इज इक्वल्स टू मैं लिख सकता हूं डेल्टा M मल्टीप्लाई बाई, हमें पता है 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये 0.005299 ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 931.5 के साथ मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। चलो तो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, यही वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 931.5, ठीक है। तो मेरे पास आंसर निकल के आता है 4.936 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये 4.936 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो इतनी एनर्जी मतलब कि यहां पे हमें मतलब कि ड्यूरिंग दी प्रोसेस रिलीज हुई होगी, इतनी एनर्जी ड्यूरिंग दी प्रोसेस रिलीज हुई होगी, ठीक है। लेकिन हमें ये क्वेश्चन में नहीं पूछा है, हमें क्या पूछा है, हमें पूछा है फाइंड दी क्यू वैल्यू एंड क्यू वैल्यू, तो हाँ ओके, ये भी एक क्वेश्चन में पूछा है, क्यू वैल्यू तो निकाल ली, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन भी पूछा है काइनेटिक एनर्जी ऑफ द एमिटेड अल्फा पार्टिकल इन दी अल्फा डीके कितना होगा, मतलब कि इसके साथ साथ मुझे यहाँ पे अल्फा पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी भी यहाँ पे निकालने को बोला गया है ना। ये तो पूरे मतलब ड्यूरिंग दी प्रोसेस जो टोटल एनर्जी रिलीज हो रही वो हमें यहाँ पे मिली है ना, हमें यहाँ पे इसके साथ साथ अल्फा पार्टिकल को कितनी काइनेटिक मिली होगी वो भी पता करना है। अभी इसका इक्वेशन क्या होगा, यहाँ पे थोड़ी गड़बड़ी हो जाती है। मैं आपको यहाँ पे यही रेकमेंडेशन दूंगा कि भाई जो मैं इक्वेशन आपको यहाँ पे डिराइव करके देता हूँ ना, उसको आप याद रख लीजिएगा। इसके पीछे की वजह यह कि भाई हमें कोई ऐसा थियरी में आया नहीं है, ये सिर्फ स्पेसिफिकली ये क्वेश्चन के अंदर ही हमें ये पूछा गया है। तो ऐसे केस में आप अच्छा यही रहेगा, बेहतर यही रहेगा कि आप वो फॉर्मूला को रट्टा मान लो, ठीक है। ये फॉर्मूला मैं आपको डिराइव करके देता हूं, डोंट वरी अबाउट इट, हम उसका डेरिवेशन देखते हैं। लेकिन जब भी ये क्वेश्चन में आएगा तो आपको अभी से वो फॉर्मूला याद रख लेना, ठीक है। अब से ये फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, ठीक है। चलो तो डेरिवेशन देखते हैं कि वो फॉर्मूला आता कहां से, कौन सा फॉर्मूला, तो भाई ये काइनेटिक एनर्जी ऑफ द एमिटेड अल्फा पार्टिकल, इसका फॉर्मूला हमारे पास आता कहां से, तो चलिए उसका डेरिवेशन देखते हैं ना। काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल, अभी ये जो प्रोसेस है ना,
ये प्रोसेस को पूरी समझते हैं यहाँ पे, मतलब पूरी समझ मतलब थियरी नहीं देखने वाले हैं, बस इतना समझ लो कि भाई होता क्या है कि मेरे पास एक पेरेंट न्यूक्लियस होता है ना, एक पेरेंट न्यूक्लियस होता है जिसका एटॉमिक नंबर Z होता है, जिसका मास नंबर A होता है। जब भी ये अल्फा डीके होता है तो ये पेरेंट न्यूक्लियस हमें एक डॉटर न्यूक्लियस देता है जिसका एटॉमिक नंबर में 2 की गिरावट नजर आती है एंड मास नंबर में 4 की गिरावट नजर आती है ना, प्लस एक हीलियम न्यूक्लियस हमें देता है ना, जिसका एटॉमिक नंबर 2 है, मास नंबर 4 है। अभी ये प्रोसेस में एक्चुअल में मैंने आपको बताया था कि अगर आपको डिटेल में जाना है, डिटेल में स्टडी करना है, तो ये सारी चीजें अगर डिटेल में समझनी है तो आपको मैंने रेकमेंड किया था कि HC वर्मा सर का NPTEL की चैनल के ऊपर एक पूरा वीडियो है, पूरा मतलब कि ये पूरे न्यूक्लियर प्रोसेस के रिलेटेड अल्फा डी के बीटा डी के सभी डिटेल में बहुत ही एकदम डेफ में जाके वो वीडियो उन्होंने बना के दिया है ना, तो आप चाहो तो वहां से जा सकते हो, वहां से वो सारी चीजें स्टडी कर सकते हो। लेकिन अभी के लिए फिलहाल के लिए हम यहाँ पे इतना समझेंगे कि भाई यहाँ पे ये जो प्रोसेस होती है ना, इसमें कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम होता है। जी हाँ, ये इंटरनल रीजन की वजह से दो बॉडी अलग हो रही है ना, ये जो पेरेंट न्यूक्लियस एंड सॉरी ये जो पेरेंट न्यूक्लियस था जो अब डॉटर न्यूक्लियस एंड हीलियम दो अलग पार्ट में डिवाइड हो गया, तो कुछ इंटरनल वजह उनकी रही होगी, कोई इंटरनल रीजन वहां पे होगा, इसकी वजह से वो वहां पे अलग हुए है ना, ये हमें पता है। तो ये जो उनका रीजन है वो इंटरनल रीजन है, कोई एक्सटर्नल एजेंट आके वहां पे उनको अलग नहीं करता है। अगर कोई एक्सटर्नल एजेंट वहां पे जाता तो वहां पे मैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम नहीं है ऐसा बोलता, लेकिन यहाँ पे क्या वो इंटरनली कुछ अपने रीजन के वजह से वो अलग हो रहे, दो बॉडी अलग हुई, एक बना डॉटर न्यूक्लियस एक बना हीलियम, तो ऐसे केस में कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम होता ही है ना। तो अगर मैं ये पॉइंट लगा दूं यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, तो मुझे यहां से रिजल्ट मिल सकता है। इससे पहले हम यहाँ पे रिकॉर्डिंग चालू है ना वो देख लेते हैं, ओके ठीक है। तो भाई मान लो, एज्यूम कर लो यहां पे कि बिफोर दी ये कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम मतलब कि बिफोर दिस प्रोसेस ये जो हमारा पेरेंट न्यूक्लियस है वो ये है, दिस इज द पेरेंट न्यूक्लियस, ठीक है। बिफोर दिस प्रोसेस ये हमारा पेरेंट न्यूक्लियस है, मतलब कि एक्स है हमारा, दिस इज एक्स, ठीक है। मान लो इसका जो मास है इसको मैं मास ऑफ यहां पे एक्स मतलब कि स्मॉल एक्स से इसको डिनोट कर देता हूं, ठीक है। स्मॉल एक्स से मैं इसको डिनोट कर देता हूं, ठीक है। इनिशियली ये जो न्यूक्लियस था पेरेंट न्यूक्लियस वो स्टेडी था, मतलब कि इसकी अगर मैं वेलोसिटी लिखूं तो इसकी वेलोसिटी क्या हुई होगी, वेलोसिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 लिख सकता हूं, ठीक है। लेकिन आफ्टर दिस प्रोसेस जैसे ये अल्फा एमिट होता है, अल्फा डीके होता है, तो अब जो मेरे पास यहां पे न्यूक्लियस बनता है तो एक बनेगा डॉटर न्यूक्लियस, मान लो कि ग्रीन कलर का जो भी है वो डॉटर न्यूक्लियस है, जिसको मैंने y से डिनोट कर दिया, जिसका मास मैं यहां पे लिखता हूं my, ठीक है। मान लो इसकी वेलोसिटी मुझे ये डायरेक्शन में मिली, लेट से vy के बराबर, क्योंकि ये कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है तो पहले वो पूरी बॉडी एक थी तब उसका वेलोसिटी 0 था, और अब आफ्टर दिस एमिशन प्रोसेस तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की वजह से अगर मैं बोलूं कि एक हीलियम न्यूक्लियस है वो बाहर ये डायरेक्शन में जा रहा है, कौन सी डायरेक्शन में, ये डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। ध्यान से देखिएगा ये ऐसे एमिट हो रहा है कुछ वेलोसिटी लेके, लेट से v अल्फा लेके, तो डेफिनेटली ये जो हमारा डॉटर न्यूक्लियस है वो उसके अपोजिट डायरेक्शन में पीछे जाएगा। ये ऐसा ही एक एग्जांपल समझ लो जैसे बंदूक में से गोली छूटती है ना, बंदूक में से जैसे गोली निकलती है तो गोली आगे की डायरेक्शन में जाती है और बंदूक पीछे की डायरेक्शन में जाती है, क्योंकि इनिशियली बंदूक एंड गोली से जो सिस्टम बनी थी इनिशियली बिफोर दिस बिफोर ट्रिगरिंग दैट ट्रिगर, आप देखो तो पहले बंदूक एंड गोली दोनों रेस्ट कंडीशन में थे, मतलब कि ये जो पूरी बॉडी थी उसका मोमेंटम 0 था, लेकिन जैसे गोली को बाहर फेंका जाता है, ट्रिगर दबाया जाता है, गोली बाहर निकलती है, तो अब क्या होता है कि अब यहां पे क्योंकि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम यहां पे लगेगा तो गोली अगर आगे जाती है तो वो बंदूक है वो पीछे की तरफ मूव होगी, है ना। तो ये हम महसूस करते हैं और हमें पता है, ऐसे क्वेश्चन 11 में भी सॉल्व किए हैं, तो बस यहां पे भी ऐसा ही कंसेप्ट समझ लो कि ये है हमारा अल्फा पार्टिकल। अगर बिफोर दिस प्रोसेस अगर वो न्यूक्लियस जो भी पेरेंट न्यूक्लियस है वो रेस्ट कंडीशन में था, उसका मोमेंटम 0 है, तो आफ्टर दिस प्रोसेस ऑल्सो क्योंकि इंटरनली अलग हुए, दो बॉडी अलग हुई, डॉटर एंड हीलियम दोनों अलग हुए, दो बॉडी अलग हुई, है ना। तो इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पे भी कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम होगा। अगर मैं मान लेता हूं कि भाई ये जो हीलियम है वो ये डायरेक्शन में आगे बढ़ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि भाई ये जो डॉटर न्यूक्लियस है वो पीछे की डायरेक्शन में वी वेलोसिटी से आगे जाएगा, पीछे जाएगा, मतलब कि मान लो कि इसका मास जो भी है वो m अल्फा है। तो अगर मैं यहां पे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम वाला पॉइंट लगा देता हूं, तो फ्रॉम द कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम आप ध्यान से देखिएगा, फ्रॉम
कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम मैं क्या लिख सकता हूं यहां पे, तो बिफोर दिस एमिशन प्रोसेस जो टोटल मोमेंटम था ये न्यूक्लियस का, पेरेंट न्यूक्लियस का, जिसका मोमेंटम मैं लिख सकता हूं मास ऑफ पेरेंट न्यूक्लियस इनटू वेलोसिटी ऑफ पेरेंट न्यूक्लियस, दैट मस्ट बी इक्वल टू मास ऑफ डॉटर न्यूक्लियस इनटू वेलोसिटी ऑफ डॉटर न्यूक्लियस। क्योंकि ये अपोजिट डायरेक्शन में, मैंने इसको नेगेटिव एक्स एक्सिस को नेगेटिव माना तो ये मैं माइनस लिखूंगा, और पॉजिटिव एक्स एक्सिस में अल्फा पार्टिकल आगे बढ़ रहा है तो इसका मोमेंटम मैं पॉजिटिव लिखूंगा, क्योंकि मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, डायरेक्शन यहां पे चाहिए। सो मास ऑफ अल्फा पार्टिकल इनटू वेलोसिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल। क्योंकि ये Vx जीरो है तो ये लेफ्ट हैंड साइड तो पूरी जीरो हो जाएगी, तो इसका मतलब ये निकल के आता है कि मैं ये जो My Vy है इसको मैं लेफ्ट हैंड साइड पे लेकर आऊं तो वो प्लस हो जाएंगे, तो ये My Vy दैट इज इक्वल्स टू, ये हमारे पास आ जाएगा m अल्फा v अल्फा। ठीक है, मुझे यहां पे अल्फा पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी निकालने को बोला गया है, तो इसके लिए मैं क्या करता हूं, अल्फा पार्टिकल की वेलोसिटी निकाल लेता हूं। वो आई मेरे पास कितनी, तो भाई देखो ये my अपॉन m अल्फा टाइम्स यहां पे vy। ठीक है, तो ये हो गई अल्फा पार्टिकल की वेलोसिटी। अगर अल्फा पार्टिकल की ये वेलोसिटी ये है तो इसके मतलब ये होता है कि भाई अल्फा पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी क्या हो सकती है, तो अल्फा पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी यहां पे होगी हाफ मास ऑफ अल्फा पार्टिकल इंटू वी अल्फा का स्क्वायर। यहां पे आप वैल्यू प्लेस करते जाओ तो ये हो जाएगा 1/2 मास ऑफ अल्फा पार्टिकल इंटू वेलोसिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल हमारे पास कितना है, तो वेलोसिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल दैट इज m, इसका होल स्क्वायर है ना, तो ये my स्क्वायर अपॉन m अल्फा स्क्वायर इंटू वी वाई स्क्वायर। ठीक है, तो मैंने क्या किया, वी अल्फा का होल स्क्वायर कर दिया। अभी यहां से देखो एक m अल्फा कैंसिल हो जाएगा, जो बचा है इसको थोड़ा सा अच्छे से अरेंज कर लेता हूं, मैं यहीं पे अरेंज कर लेता हूं। ठीक है, मैं यहीं पे अरेंज कर लेता हूं, थोड़ा पार्टीशन वगैरह कर देते हैं तो आपको जरा अच्छे से समझ में आएगा। इसका डेरिवेशन ना यहीं पे कर देते हैं। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा पार्टीशन वगैरह कर दिए, इसको थोड़ा सा यहां पे शिफ्ट कर दिया, चलो ठीक है, बहुत बढ़िया है। अच्छा, अब देखो यहां पे तो मुझे क्या नजर आया, तो यही को मैं थोड़ा इसको एडजस्ट कर देता हूं, तो मुझे काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल दैट इज इक्वल्स टू, मुझे क्या मिलेगा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल इज इक्वल्स टू एक my जो भी है ना, मास ऑफ y, मास ऑफ डॉटर न्यूक्लियस। ठीक है, तो my को मैं एक अलग कर देता हूं इंटू vy स्क्वायर, ताकि मैं इसको ना काइनेटिक एनर्जी ऑफ डॉटर न्यूक्लियस लिख सकूं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे my का स्क्वायर था ना, उसमें से एक my को अलग कर दिया, और जो दूसरा बचा है वो my, और जो डिनोमिनेटर में जो एक m अल्फा बचा है उसको मैंने यहाँ पे साथ में पैर में लिख दिया। अभी ये क्या हो गई, ये क्या चीज हुई, तो भाई ये हो गई काइनेटिक एनर्जी ऑफ डॉटर न्यूक्लियस। ठीक है, तो ये काइनेटिक एनर्जी ऑफ डॉटर न्यूक्लियस, तो यहां से देखो ये काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल इज इक्वल्स टू, इसको पहले लिखता हूं तो my मास ऑफ डॉटर न्यूक्लियस डिवाइड बाय मास ऑफ अल्फा पार्टिकल टाइम्स यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी ऑफ डॉटर न्यूक्लियस मतलब कि y। ठीक है, तो ये कुछ हमारे पास रिलेशन बन के आया, मतलब कि मैं इसको लिखना चाहूं तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल डिवाइड बाय काइनेटिक एनर्जी ऑफ y दैट इज इक्वल्स टू my डिवाइड बाय m अल्फा। ठीक है, तो ऐसा कुछ रेशियो हमारे पास निकल के आता है, आपको यही रेशियो याद रखना है। ठीक है, या फिर अगर सिर्फ काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल यहाँ पे लिखना है तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, तो क्योंकि हमें टोटल एनर्जी हमने निकाली है, क्यू वैल्यू हमने यहाँ पे निकाल लिया, तो क्यू वैल्यू के फॉर्म में अगर हम ये लिखना चाहते हैं तो मैं एक काम कर देता हूं, यहाँ पे मैं एक काम कर देता हूं, क्योंकि मुझे अल्फा पार्टिकल की एनर्जी बनानी है, तो मैं एक काम करता हूं, दोनों साइड पे ना डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर को ऐड कर देते हैं, उससे रेशियो चेंज नहीं होता है ना। तो मैं क्या करता हूं, दोनों साइड पे न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में ऐड कर देते हैं, तो ये के अल्फा प्लस के वाई हो गया, इससे रेशियो चेंज नहीं होने वाला है, तो my अपॉन न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में ऐड किए, सो m अल्फा प्लस my। ठीक है, चलो तो ये भाई के अल्फा प्लस के वाई, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ ये हमारा डॉटर न्यूक्लियस। ठीक है, तो ये तो क्या होगा, यही तो होता है क्यू, जो यहाँ पे क्यू एनर्जी जो निकलती है, मतलब कि जो एनर्जी रिलीज होती है वो अल्टीमेटली कौन से फॉर्म में रिलीज होती है, तो काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में, जो दोनों को मिलती है, इसको भी मिलती है इसको भी मिलती है।
क्योंकि इसका मास ना ये बहुत मैसिव होता है ना, न्यूक्लियस में से, मतलब पेरेंट में से सिर्फ दो ही तो यहाँ पे, मतलब टोटल 4 एलिमेंट ही तो निकले हैं, बाकी सारा वही का वही है। तो इसका मतलब यह था कि ये सबसे ज्यादा मैसिव होता है कंपेयर टू हीलियम। हीलियम के कंपेरिजन में वो मैसिव है, तो हमें ज्यादा दूर नहीं जाता नजर आएगा, लेकिन हीलियम उससे बहुत ही मास के कंपेरिजन बहुत ही कम है, तो वो हमें यहां से ज्यादा काइनेटिक एनर्जी से को लेके जाता नजर आएगा। तो इसके लिए मैं यहां पे लिख सकता हूं कि जो के अल्फा प्लस के वाई है, इट इज नथिंग बट क्यू, यही तो है क्यू, ठीक है। दैट इज इक्वल्स टू मास ऑफ y डिवाइड बाई मास ऑफ अल्फा प्लस मास ऑफ y, ठीक है। तो यहां से आ गई हमारे पास वैल्यू काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल की, मतलब कि पूरा इक्वेशन ही बन गया। देखो, मास ऑफ डॉटर न्यूक्लियस डिवाइड बाई मास ऑफ अल्फा पार्टिकल प्लस मास ऑफ डॉटर न्यूक्लियस टाइम्स क्यू। सो दिस इज द फॉर्मूला विच वी हैव टू अप्लाई इन दिस क्वेश्चन, ठीक है। यही फॉर्मूला हमें यहाँ पे अप्लाई करना है, यही क्वेश्चन में। देखो, हमने क्यू तो निकाल लिया है ऑलरेडी, हमने क्यू तो निकाल लिया है, तो अभी ये फॉर्मूला इस्तेमाल करना है हमें क्या फाइंड आउट करने के लिए, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल, ठीक है। क्लियर हुआ ये पॉइंट, ठीक है। चलो, तो अभी यही फॉर्मूला हम यहां पे इस्तेमाल करेंगे, मास ऑफ y डिवाइड बाय मास ऑफ अल्फा प्लस मास ऑफ y टाइम्स क्यू, ठीक है। चलो, तो हम यहाँ पे, क्योंकि पहले क्वेश्चन में भी हमें यहाँ पे पूछा है, निकालने को बोला है, तो अच्छा ब्लैक कलर ले लेते हैं अभी वापस। कलर कौन सा कलर, ब्लैक कलर। चलो, टिन टिन टिनिंग, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल, और बीच में ब्रेक लेना अच्छा लगता है। चलो, तो ये हो जाएगा मास ऑफ डॉटर न्यू, वाई मतलब कि डॉटर न्यूक्लियस डिवाइड बाय मास ऑफ अल्फा पार्टिकल प्लस मास ऑफ डॉटर न्यूक्लियस टाइम्स क्यू, ये फॉर्मूला है, ठीक है। अच्छा, मास ऑफ डॉटर न्यूक्लियस कितना लिखूं मैं ये वाले केस में, तो मास ऑफ डॉटर न्यूक्लियस कितना लिखूं, जरा सोचो। यहाँ पे लिखना है मुझे, तो कैसे कितना लिखूं मैं, कैसे कैसे नहीं, कितना लिखूं। तो भाई हमारे पास ये कौन सा है, मास ऑफ डॉटर न्यूक्लियस, मतलब कि ये रेडोन है। रेडोन का मास कितना है, 222, ठीक है। तो मैं ऊपर लिखूंगा यहाँ पे 222, ठीक है। या फिर ना आप एक चीज यहां पे याद कर लो, ये चीज नोटिस करके रखो कि ये फॉर्मूला अगर आपको ऐसे याद नहीं रहता है तो आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हो, क्योंकि यहां पे अल्फा पार्टिकल के रिलेटेड ही आपको क्वेश्चन आएगा। तो भाई, मास नंबर ऑफ एक्स पेरेंट न्यूक्लियस -4 डिवाइड बाय, ध्यान से देखिएगा, मास नंबर ऑफ पेरेंट न्यूक्लियस -4 डिवाइड बाय 4 प्लस यहाँ पे मास नंबर ऑफ ए पेरेंट न्यूक्लियस -4, मतलब कि यहाँ से 4 भी कैंसिल हो जाए, तो सीधा सा ये फॉर्मूला बनता है कुछ ऐसा, ये फॉर्मूला बनता है कुछ ऐसा, ठीक है। A-4 बाई ए टाइम्स क्यू, आप चाहो तो ये फॉर्मूला को भी आप याद रख सकते हो, है ना। और यहाँ पे टू बी स्पेसिफिक बोलूँ तो ए रेडोन, ठीक है, सॉरी ए रेडोन बोल गया, ए रेडियम, ठीक है। तो ये फॉर्मूला भी आप याद रख सकते हो, आपको याद रखना है तो इस तरीके से भी याद रख सकते हो। अल्टीमेटली ये यही है, यही फॉर्मूला हम यहाँ पे लिखे है ना। पेरेंट न्यूक्लियस हमारा रेडियम है यहाँ पे, तो पेरेंट न्यूक्लियस का मास -4 डिवाइड बाय पेरेंट न्यूक्लियस का मास इंटू क्यू, ये फॉर्मूला सिर्फ वैलिड है अल्फा डीके के लिए, ठीक है। तो आप ये सीधा ये फॉर्मूला भी याद रख सकते हो, या फिर अगर आपको ऐसे याद रहता है तो आप ऐसे भी मास ऑफ वाई डिवाइड बाय मास ऑफ अल्फा प्लस मास ऑफ वाई इंटू क्यू, ठीक है। तो इस तरीके से भी आप इसको याद रख सकते हो। यहाँ पे हम डॉटर न्यूक्लियस के फॉर्म में लिखते हैं, तो मास ऑफ वाई मतलब कि मास ऑफ डॉटर न्यूक्लियस वो कितना है, यहाँ पे बन रहा है रेडन, तो ये बनेगा 222, ठीक है, डिवाइड बाय मास ऑफ अल्फा पार्टिकल मतलब कि 4 प्लस मास ऑफ रेडन, तो ये 222, ठीक है, टाइम्स क्यू। अब हमारे पास यहाँ पे क्यू कितना आया था भाई, तो 4.936 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। चलो, तो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं और देखते हैं कि आंसर क्या निकल के आता है, ठीक है। तो 222 डिवाइड बाय 226, ठीक है, 226, अच्छा, मल्टीप्लाई बाय हमें क्या करना है, 4.936, 4.936, ओके। तो ये आता है 4.8486, हमारे पास आंसर निकल के आया 4.8486। सो ये आंसर आता है 4.8486, ठीक है, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सॉरी
इट इज मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मतलब कि अप्रोक्सीमेटली अगर मुझे इसको लिखना है तो 4 पॉइंट में इसको 85 भी तो लिख सकता हूँ। इट इज 4.85 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो इतनी होगी काइनेटिक एनर्जी किसकी, अल्फा पार्टिकल की। तो आप खुद ही सोचो कि टोटल में से टोटल कितनी थी हमारे पास, 4.93 या फिर 94 मान लो, 4.94 अप्रोक्सीमेटली 4.94 मान लो, और यहां पे 4.94 में से 4.85 तो किसके पास जाती है, अल्फा पार्टिकल के, है ना। 4.94 में से 4.85 इतनी काइनेटिक एनर्जी आपको अल्फा पार्टिकल के पास है, मतलब कि मैक्सिमम एनर्जी अल्फा पार्टिकल के पास जाती है, क्योंकि वो जो डॉटर न्यूक्लियस है उसके पास बहुत ही छोटी काइनेटिक एनर्जी जाती है, क्योंकि वो डॉटर न्यूक्लियस जो भी है वो मैसिव है कंपेयर टू अल्फा पार्टिकल। ठीक है, क्लियर हुआ ये पॉइंट। ठीक, चले तो क्या आप इसी तरीके से ये जो दूसरा वाला जो केस है, क्या आप इसको सॉल्व कर सकते हो, दूसरा वाला केस खुद से ट्राई करोगे। सर नहीं कर सकते हम खुद से ट्राई, अच्छा ठीक है चलो हम ही सॉल्व कर लेते हैं, चलो हम ही सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, चलो तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं, इसी के सेकंड पार्ट की ओर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी सेकंड क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, चलो देखते हैं। चलो जल्दी से बी को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हमें रेडोन दिया गया है और पोलोनियम को हमें यहाँ पे, मतलब कि उसकी जो डॉटर न्यूक्लियस बनेगी वो पोलोनियम बनेगी, क्योंकि दो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट होंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो बी को सॉल्व करते हैं, बी पार्ट। अब यहां पे हमें दिया गया है रेडॉन 86 220 अल्फा डीके 4 रेडॉन 86 220। तो पहले मैं इक्वेशन लिख देता हूं यहां पे इसका। ठीक है, पहले मैं इक्वेशन लिखूंगा। तो रेडॉन RN 86 220, इसमें डॉटर न्यूक्लियस क्या बनेगा, तो पोलोनियम। एटॉमिक नंबर में 2 की गिरावट एंड मास नंबर में 4 की गिरावट, मतलब कि 216 प्लस हीलियम, यहाँ पे बनेगा हीलियम 24, ऑब्वियसली वही अल्फा पार्टिकल है, प्लस क्यू। ठीक है, तो ये इसका इक्वेशन बन चुका है। तो पहले हम क्या करते हैं, एज यूजुअल यहाँ पे पहले तो मास डिफेक्ट कैलकुलेट कर लेते हैं कि भाई यहाँ पे मास डिफेक्ट कितनी है। तो डेल्टा एम हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। तो डेल्टा एम कैन बी रिटर्न एज, जैसे कि यहाँ पे हमने फॉर्मूला इस्तेमाल करा था उसी तरीके से हम यहाँ पे भी इस्तेमाल करेंगे, मास ऑफ रेडॉन माइनस मास ऑफ पोलोनियम, शायद हाँ 84 पोलोनियम ही है, माइनस मास ऑफ हीलियम। ठीक है, यूनिट, वैसे यूनिट तो बाद में लिखेंगे। चलो इसको वैल्यू हमें यहाँ पे दी गई है। तो मास ऑफ रेडॉन हमें कितना दिया गया है, तो 220.01137 01137 माइनस मास ऑफ पोलोनियम 216.00189 216.00189, ओके 216.00189 माइनस मास ऑफ हीलियम, वो हमें पता है 4.002601 4.002601। ठीक है, कई बार क्या है कि ये आपको याद रख लेना है, किसका, सभी का नहीं, हीलियम का। हीलियम का याद कर लोगे तो अच्छा रहेगा, कई बार नहीं देते तो हमें ये काम लग जाएगा। ठीक है, चलो तो अभी इसको सॉल्व करते हैं, ये वैल्यू को सॉल्व करते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो 220.01137 इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे 216.00189 माइनस 4.002601। ठीक है, तो मेरे पास आंसर आया 0.006879 0.006879। तो 0.006879 यूनिट। ठीक है, लेकिन इसको हम मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर देंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे।
क्योंकि ये तो मास डिफेक्ट आई है ना। तो मास डिफेक्ट हमारे पास इतनी आई है और मुझे अगर ये क्यू एनर्जी चाहिए तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, Q इज इक्वल्स टू, मैं इसको लिखूँगा डेल्टा M इंटू 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो ये हो जाएगा 0.0068796 मल्टीप्लाई बाई 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये वैल्यू हमारे पास कुछ आएगी, निकल के आएगी, कैलकुलेट करके देखते हैं। तो इसको हम फर्दर मल्टीप्लाई करेंगे, सेकंड, तो 0.00006879 मल्टीप्लाई बाई 931.5। ठीक है, तो ये आंसर आएगा 6.40, 6.4077, 6.4077, 6.4077, 6.4077 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो ये वैल्यू आई हमारे पास क्यू की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो क्यू वैल्यू तो हमें यहाँ पे मिल चुकी है। अप्रोक्सीमेटली आप इसको बोलना हो तो आप इसको 6.41 भी बोल सकते हो। अप्रोक्सीमेटली इट इज 6.41 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, अभी हमें इसमें एक और क्वेश्चन भी पूछा है। क्वेश्चन में क्या पूछा है, तो क्वेश्चन में ये पूछा है कि भाई काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल कितनी होगी। तो अभी डायरेक्टली यही फॉर्मूला, वापस डेरिवेशन की जरूरत नहीं है। और एक बात मैं आपको ये भी बता दूं कि भाई जब भी ये क्वेश्चन आता है तो ऐसे केस में आपको डिराइव करने की भी जरूरत नहीं है, ये सिर्फ आपके नॉलेज के लिए है। ठीक है, तो डिराइव करने की जरूरत नहीं, सीधा ये फॉर्मूला आपको इस्तेमाल करना होता है। ठीक है, चलो, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल दैट इज इक्वल टू, हमारा फॉर्मूला क्या है, हमारा फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है मास ऑफ डॉटर न्यूक्लियस डिवाइड बाय मास ऑफ अल्फा पार्टिकल प्लस मास ऑफ डॉटर न्यूक्लियस टाइम्स क्यू। ठीक है, तो इट इज नथिंग बट मास ऑफ डॉटर, आप ये भी बोल सकते हो मास ऑफ डॉटर न्यूक्लियस डिवाइड बाय मास ऑफ पेरेंट न्यूक्लियस टाइम्स क्यू। ठीक है, इस तरीके से भी आपको याद रखना हो तो रख सकते हो यहाँ पे। तो चलिए यहाँ पे वैल्यू प्लेस कर देते हैं। तो ये हो जाएगा डॉटर न्यूक्लियस का मास 216 डिवाइड बाय यहाँ पे अल्फा पार्टिकल 4 प्लस डॉटर न्यूक्लियस मतलब कि 216। तो ये टोटल डिनोमिनेटर मास ऑफ पेरेंट न्यूक्लियस भी बोल सकते हैं आप इसको, है ना। तो मल्टीप्लाई बाय 6.41 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये वैल्यू क्या निकल के आएगी, तो इसको डिवाइड वगैरह करके देख लेते हैं। ठीक है, तो 216 डिवाइड बाय 220 मल्टीप्लाई बाय हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 6.41 से, 6.41, तो 6.29 समथिंग हमारे पास आंसर आएगा, 6.29 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अप्रोक्सीमेट ही लिखेंगे 6.29 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, सो दिस इज द आंसर, दिस इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल इन दिस केस। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। 13.13 the radionuclide कार्बन 11 डिकेज अकॉर्डिंग टू, एक इक्वेशन आपको दिया गया है और वो इक्वेशन को ये फॉलो कर रहा है। और यहाँ पे टू बी स्पेसिफिक अगर दिखाए तो ये कुछ बीटा प्लस डीके है ना, ये बीटा प्लस डीके है। यहाँ पे एक्चुअल में एक आप देखोगे ध्यान से तो एक पॉजिट्रॉन यहां से निकल रहा है। द मैक्सिमम एनर्जी ऑफ द एमिटेड पॉजिट्रॉन इज, क्योंकि बीटा प्लस डीके है, यहाँ पे एक प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो रहा है। तो मास नंबर में कोई चेंज नहीं, लेकिन प्रोटॉन कम हो रहा है तो एटॉमिक नंबर एक रिड्यूस हो जाएगा। द मैक्सिमम एनर्जी ऑफ द एमिटेड पॉजिट्रॉन इज 0.960 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट गिवन द मासेस वैल्यूज आर, मास वैल्यू आपको यहाँ पे दी गई है सभी की। तो कैलकुलेट क्यू एंड कंपेयर इट विद द maximum energy of the positron emitted, calculate q and compare it with the maximum energy of the positron emitted। मतलब कि पहले तो हमें यहाँ पे q वैल्यू यहाँ पे निकालनी पड़ेगी। ठीक है, q वैल्यू हमें यहाँ पे निकालनी पड़ेगी। अभी यहाँ पे ना मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, यहाँ पे आपको ध्यान देना है। ये मैं एक चीज आपको यहाँ पे समझा देता हूँ कि भाई हमने जो q
इक्वेशन लिखा था ना वो सिर्फ अल्फा पार्टिकल के, अल्फा डीके के लिए था। हमने बीटा प्लस बीटा माइनस के लिए हमारी एनसीईआरटी में इसका कोई इक्वेशन नहीं है क्यू वैल्यू का, लेकिन फिर भी हमें यहाँ पे निकालने को बोला गया। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि अल्फा पार्टिकल जब भी रिलीज होते हैं, देखो अल्फा डीके के अंदर अल्फा पार्टिकल रिलीज होंगे, और ये जो अल्फा पार्टिकल रिलीज होते हैं ना, इससे ये बीटा प्लस बीटा माइनस थोड़ी अलग प्रोसेस है। आप ध्यान से देखोगे तो बीटा प्लस बीटा माइनस में होता क्या है, एक प्रोसेस ऐसी होती है जैसे बीटा प्लस, तो उसमें क्या होता है कि भाई एक प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होता है ना, मतलब कि अंदर कुछ कन्वर्जन हो रहा है, और जो कन्वर्जन हो रहा है ना उसी के फॉर्म में यहां से कुछ निकल रहा है ना, उसी की वजह से यहां से कुछ निकल रहा है। वहां पे तो पूरा मतलब चार मास निकलते थे, यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा है। यहाँ पे कोई एक दूसरे के अंदर कन्वर्ट हो रहा है, वहां पे कुछ ऐसा कन्वर्जन नहीं हो रहा है। वहां पे दो न्यूट्रॉन एंड दो प्रोटॉन, ऐसे चार न्यूक्लियन वहां से निकल रहे हैं ना, वहां से निकल रहा है। कोई ऐसा नहीं है कि वहां पे प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हुआ, ऐसा कुछ कन्वर्जन नहीं हो रहा है। लेकिन बीटा प्लस बीटा माइनस के अंदर ये कन्वर्जन हो रहा है। बीटा माइनस है तो ऐसे केस में क्या होगा, तो ऐसे केस में भाई बीटा माइनस के दौरान यहाँ पे एक न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट होगा, है ना, एक न्यूट्रॉन जो भी है वो प्रोटॉन में कन्वर्ट होगा। ठीक है, तो हमें यहाँ पे ये समझना है कि भाई ये जो बीटा डीके जो भी है वो कुछ अंदर किसी के अंदर कन्वर्जन होने की वजह से कुछ निकल रहा है, इसकी वजह से ये हो रहा है ना। तो जब भी हम यहाँ पे क्यू इक्वेशन लिखेंगे ना तो ये थोड़ा अल्फा डीके से अलग है। यहाँ पे जो लिखेंगे क्यू इक्वेशन वो थोड़ा अल्फा डीके से अलग रहेगा, है ना। वो जो अल्फा डीके में सीधा हम लिख दिए थे ना डेल्टा एम निकालने के लिए, वो जो सीधा हमने मास डिफेक्ट निकाली थी उस तरीके से नहीं निकाल सकते। यहाँ पे हमें पहले न्यूक्लियस लेवल पे, मतलब कि हमें न्यूक्लियस लेवल पे वो मास डिफेक्ट लिखनी पड़ेगी, फिर उसको एटॉमिक लेवल पे ले जाना पड़ेगा, एंड फिर हम उसका यहाँ पे क्यू लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है कि जब भी बीटा दिखे, क्योंकि अल्टीमेटली होता क्या है कि भाई ये एनसीईआरटी में ये थियरी में इंक्लूडेड नहीं है, लेकिन क्वेश्चन में पूछ लिए हैं। ठीक है, अभी हम क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन में पूछे तो सॉल्व तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो इसके लिए आपको ये थोड़ा सा ध्यान देना है ना। या फिर आपको डिटेल में जाना है तो मैंने आपको पहले से रेकमेंडेशन दे दिया है, तो आप वहां पे जाके डिटेल में देख सकते हो कि क्यों हमें यहाँ पे न्यूक्लियर लेवल से स्टार्ट करना होता है। मैंने आपको सिर्फ एक सिंपल लैंग्वेज में समझा दिया कि भाई यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे कन्वर्जन हो रहा है, कोई न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हुआ या फिर प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हुआ, तो ये कन्वर्जन हो रहा है, और इस कन्वर्जन के दौरान जो रिलीज हो रहा है उसको हम बीटा डीके बोलते हैं ना। वहां पे ऐसा नहीं है, वहां पे पार्टिकल मतलब न्यूक्लियन रिलीज हो रहा है ना। वो कन्वर्जन होने के वजह से रिलीज हो, ऐसा नहीं, अनस्टेबिलिटी से स्टेबिलिटी पाने के लिए वो यहाँ पे पूरे चार न्यूक्लियन को वहां से रिलीज कर देगा। यहाँ पे क्या है कि प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो रहा है या फिर न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हो रहा है, तो ये प्रोसेस थोड़ी अलग है ना, थोड़ी नहीं वैसे तो बहुत ज्यादा अलग है। तो यहाँ पे इसीलिए हमें जो यहाँ पे जो पहले डेल्टा एम में लिखूंगा वो न्यूक्लियर लेवल, मतलब कि न्यूक्लियस लेवल पे लिखूंगा और फिर उसको एटॉमिक लेवल पे ले जाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये ध्यान में रखना है, इसका क्यू इक्वेशन जो मैं लिखता हूँ उसको ध्यान से देखते जाइएगा। ठीक है, ध्यान से देखते जाइएगा, थोड़ा भी ध्यान भटकना नहीं चाहिए। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं ये क्वेश्चन। चलिए, तो पहले तो मैं ये इक्वेशन लिख देता हूँ, ये जो प्रोसेस है बीटा प्लस डीके की, तो इसको मैं पहले तो लिख देता हूँ। ठीक है, तो ये प्रोसेस जो हमें दी गई है उसको मैं पहले लिखता हूँ। सो डीके इक्वेशन हमें दिया गया है C611, ये पेरेंट न्यूक्लियस है। जो हमें डॉटर न्यूक्लियस दे रहा है बोरॉन 511 प्लस एक इलेक्ट्रॉन, प्लस सॉरी इलेक्ट्रॉन नहीं पॉजिट्रॉन, प्लस न्यूट्रिनो। ठीक है, प्लस न्यूट्रिनो। ठीक है, अभी मैं पहले यहां पे मास डिफेक्ट लिखता हूं, ध्यान से देखिएगा। मास डिफेक्ट मैं यहां पे लिख रहा हूं डेल्टा एम। मैं कैसे लिखता हूं उसको देखते जाए। मैं जो लिखूंगा यहां पे वो न्यूक्लियस लेवल पे होगा, है ना, फिर हम उसको एटॉमिक लेवल पे ले जाएंगे। पहले मैं न्यूक्लियस लेवल पे लिखूंगा क्योंकि ये प्रोसेस थोड़ी अलग है, तो यहाँ पे न्यूक्लियस लेवल से एटॉमिक लेवल लिखना होता है ना। ये एक सीधे तरीके से मैं आपको समझा रहा हूं ताकि आपको समझ में आ पाए। ठीक है, ज़्यादा कंफ्यूजन मैं यहाँ पे क्रिएट नहीं करूंगा क्योंकि हमारे लिए ये सिलेबस में, हमें थियरी में ये इंक्लूडेड नहीं है, ये क्वेश्चन में दिया गया है। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि जब भी बीटा डीके आता है तो आपको क्या करना है। ठीक है, तो इट इज़ नथिंग बट मास ऑफ कार्बन, लेकिन मैं यहाँ पे लिखूंगा न्यूक्लियस लेवल पे। ठीक है, माइनस मास ऑफ बोरॉन न्यूक्लियस लेवल पे।
माइनस मास ऑफ एक पॉजिट्रॉन का भी मास कितना है, एक इलेक्ट्रॉन के बराबर है, ऐसा हम मान के चलते हैं, ठीक है। तो इट इज ऑल्सो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस लेवल पे माइनस मास ऑफ न्यूट्रिनो न्यूक्लियस लेवल पे, ठीक है। अभी मुझे इतना तो पता है कि न्यूट्रिनो का जो मास होता है ना, वो तो जीरो ही होता है, अप्रोक्सीमेटली जीरो मान लो, मासलेस पार्टिकल है, तो इसको तो निकाल लो, इसको तो हटा दिया। अभी मैं इसको एटॉमिक लेवल पे लिखता हूं, अभी ध्यान से देखिएगा, मैं इसको एटॉमिक लेवल पे लिखता हूं, है ना। ये न्यूक्लियस है, प्योर न्यूक्लियस के रिलेटेड हमने मतलब न्यूक्लियस के ऊपर फोकस किया, अभी एटॉमिक लेवल पे जाते हैं। तो मुझे यहाँ पे अगर ये न्यूक्लियस लेवल का जो लिखा है, अगर मुझे इसको कार्बन का एटॉमिक लेवल पे अगर यही वैल्यू को एटॉमिक लेवल पे लिखनी है तो मैं क्या लिखूंगा, तो इसको अब मैं लिखूंगा मास ऑफ कार्बन माइनस, क्योंकि कार्बन के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, इसलिए माइनस मास ऑफ 6 टाइम्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, 6 टाइम्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। यह बात समझ में आई कैसे लिखा मैंने। न्यूक्लियस लेवल पे न्यूक्लियस के अंदर तो सिर्फ प्रोटॉन होंगे, एटॉम की बात करते हैं तो उसमें प्रोटॉन का भी मास आ जाता है, इलेक्ट्रॉन का भी मास आ जाता है, न्यूट्रॉन का भी आ जाता है। तो हमने क्या किया, ये न्यूक्लियस लेवल पे देखने के लिए न्यूक्लियस लेवल पे कार्बन का मास हमने लिखा एटॉमिक मास माइनस 6 टाइम्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब कि जितने इलेक्ट्रॉन उसमें है एटॉम के अंदर, वो इलेक्ट्रॉन के मास को हम क्या करेंगे, उसके एटॉमिक मास में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो जो बचेगा वो मुझे प्योर न्यूक्लियस लेवल का मास मिलेगा। तो यहाँ पे आपको यही ध्यान में रखना है, यही ध्यान में रखना है कि ये हो गया न्यूक्लियस लेवल का मास, ये हो गया एटॉमिक लेवल का मास। तो ये न्यूक्लियस लेवल के मास को मैं एटॉमिक लेवल के मास के कंपैरिजन में इस तरीके से लिख सकता हूँ। और फॉर्चुनेटली अगर मैं आपको बताऊं तो ये जो वैल्यू हमें दी गई है ना, ये न्यूक्लियस लेवल का मास दिया गया है ना, AMU, ये जो भी है वो न्यूक्लियस सॉरी एटॉमिक लेवल का मास है, एटॉमिक मास है ना, ये एटॉमिक मास है, ये वैल्यू हमें जो दी गई है। तो और मुझे यहाँ पे चाहिए न्यूक्लियस मास, तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 6 इलेक्ट्रॉन, जितने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, इन शॉर्ट याद रखो कि जब भी बीटा डी के लिखते हो तो ऐसे केस में न्यूक्लियस लेवल का मास लिखना, तो उसके लिए क्या करोगे, जो आपको एटॉमिक मास दिया जाएगा उसमें से आपको इलेक्ट्रॉन, जितने भी उसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन के मास को सब्ट्रैक्ट कर देना है, ठीक है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे क्या किया, कार्बन है उसमें 6 प्रोटॉन 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो 6 इलेक्ट्रॉन के मास को मैंने यहां से सब्ट्रैक्ट कर दिया, ठीक है। उसी तरीके से बोरॉन के लिए भी यही चीज रिपीट करेंगे, बोरॉन के लिए भी यही चीज रिपीट करेंगे। तो बोरॉन के लिए आप देखो, मास ऑफ में यहां पे लिखता हूं, मास ऑफ न्यूक्लियस लेवल मास ऑफ बोरॉन इज नथिंग बट इक्वल टू एटॉमिक लेवल मास ऑफ बोरॉन माइनस उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, तो उसके अंदर भी 6 इलेक्ट्रॉन है ना, उसके अंदर भी हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन, एक्चुअली 6 इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये इन्होंने गलत लिखा है, 5 इलेक्ट्रॉन है ना, 5 इलेक्ट्रॉन है। सो ये माइनस मास ऑफ 5 टाइम्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये हो गई बोरॉन की बात, ठीक। तो आपको बीटा डीके में यही याद रखना है, न्यूक्लियर लेवल के मास को लिखना है, ठीक है, माइनस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, अभी वो न्यूक्लियस लेवल पे लिखो या जो भी लिखना है, ये माइनस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक। तो अब वैल्यू यहां पे कैलकुलेट कर लो कि अब हमारे पास क्या निकल के आता है, फॉर्मूला क्या बन के आता है। तो देखो मास ऑफ कार्बन माइनस मास ऑफ बोरॉन, ये भाई माइनस और ये माइनस, ये दोनों प्लस हो जाएंगे, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो +5, तो -6 +5 -1, तो -7 -5, सॉरी -7 +5, -7 +5, तो ये हो जाएगा -2 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो अब ये इसका जो मास डिफेक्ट मुझे मिली तो वो इतनी मिली, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप वैल्यू प्लेस कर सकते हो। तो मास ऑफ कार्बन जो एटॉमिक मास हमें दिया गया है वो है 11.0111434 माइनस मास ऑफ बोरॉन वो हमें दिया गया है 11.009305 माइनस 2 टाइम्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एटॉमिक मास यूनिट के अंदर हमें यहाँ पे प्रोवाइडेड नहीं है, लेकिन आपको यहाँ पे याद रखना है 0.000548, 0.000548, ठीक है, इतना यूनिट। तो चलिए इसको कैलकुलेट कर लेते हैं और देखते हैं कि क्या आंसर निकल के आता है हमारे पास, ठीक है। तो इसको पहले कैलकुलेट कर लेते हैं, तो ये सब्ट्रैक्शन कितना निकल के आएगा, चलिए देखते हैं। तो 11.011434 माइनस
11.00909305 माइनस वो 2 टाइम्स मतलब कि 0.000548 माइनस 0.000548, तो मेरे पास आंसर निकल के आएगा 0.001033, 0.001033 एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, तो इतना मुझे डेल्टा एम मिला यहां से। ठीक है, अभी ये डेल्टा एम मिल चुका है, लेकिन मुझे उसके रिलेटेड क्यू वैल्यू निकालनी है ना, मुझे उसके रिलेटेड क्यू वैल्यू निकालनी है। तो क्यू कितना होगा इसका, तो हमें पता है क्या करना होता है, डेल्टा एम को मल्टीप्लाई कर देंगे 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से, 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो चलिए इसको मल्टीप्लाई करते हैं 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के साथ। तो इसको फर्दर मल्टीप्लाई करेंगे 931.5, मतलब कि ये आंसर हमारे पास आएगा 0.9622। ये वैल्यू है हमारे पास 0.001033 मल्टीप्लाई बाई 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जब मल्टीप्लाई किए तो मेरे पास आंसर आया 0.96622। ठीक है, 96622, 0.96622 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, या फिर अप्रोक्सीमेटली अगर मुझे इसको लिखना है तो मैं लिख सकता हूं इट इज अप्रोक्सीमेटली 0.96 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक, तो दिस इज द आंसर, क्यू वैल्यू जो हमें यहां पे निकालने को बोला गया था वो। ठीक है, अब यहां पे एक और क्वेश्चन भी आपको यहां पे पूछा गया है, एक और क्वेश्चन यहां पे पूछा गया है। क्वेश्चन क्या पूछा है, एंड कंपेयर इट विद द मैक्सिमम एनर्जी ऑफ ए पॉजिट्रॉन इमिटेड, मतलब कि इसको कंपेयर भी करना है कि भाई मैक्सिमम एनर्जी एंड कंपेयर इट विद द मैक्सिमम एनर्जी ऑफ द पॉजिट्रॉन इमिटेड, मतलब कि ये जो क्यू वैल्यू है इसको हमें पॉजिट्रॉन की मैक्सिमम एनर्जी के साथ भी हमें इसको कंपेयर करने को बोला गया है। देखो मुझे इतना समझ में आता है कि यहाँ पे ये जो एनर्जी रिलीज हुई है, ये जो एनर्जी हमारे पास रिलीज हुई है, अरे यार ये कैसे, मतलब अभी इस तरीके से चित्तरडे भमरडे हो रहे हैं। ठीक है चलो, जो ये जो एनर्जी हमारे पास यहाँ पे रिलीज हुई है क्यू के फॉर्म में, वो एनर्जी एक्चुअल में जाएगी कहाँ पे, वो एनर्जी किसके पास जा सकती है, तो वो एनर्जी जाएगी बोरोन के पास, वो एनर्जी जाएगी भाई यहां पे पॉजिट्रॉन के पास, एंड वो एनर्जी यहां पे जाएगी न्यूट्रिनो के पास, है ना। तीन तीन ऐसे यहां पे हमारे पास पार्टिकल्स है जो यहां पे हमें मिल रहे हैं रिजल्टेंट के तौर पे, है ना। बीटा डी के होने के बाद यहां पे तीन ऐसे है, 3 पार्टिकल्स आर देयर, एक एक हमारा डॉटर न्यूक्लियस है, एक पॉजिट्रॉन है और एक न्यूट्रिनो है। तो ये तीनों के पास ये एनर्जी जा सकती है, मतलब कि तीनों की एनर्जी जो भी होगी उनका एडिशन होगा ये क्यू। ठीक है, उनका एडिशन होगा ये क्यू। अभी ये जो एनर्जी जाती है वो कौन से फॉर्म में जाती है, ये एनर्जी जो भी जाएगी वो काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में जाएगी, है ना। ये एनर्जी जाएगी वो काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में जाएगी। अभी जरा सोच के मुझे बताओ कि काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में जाएगी तो भाई ये तो जो कार्बन में से ये जो बोरॉन बना भाई वो तो मैसिव होता है ना, ये तो मैसिव होगा कंपेयर टू पॉजिट्रॉन, ये तो मैसिव है। तो इसका मास ज्यादा, जिसका मास बहुत ज्यादा है उसको वेलोसिटी बहुत कम मिलती है ना, उसको वेलोसिटी कम मिलती है, मतलब कि इसके पास नेग्लिजिबल एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी, है ना। इसके पास नेग्लिजिबल काइनेटिक एनर्जी होगी, मतलब कि मैं अप्रोक्सीमेटली इसको जीरो ही बोल देता हूं, है ना। नेग्लिजिबल है, नेग्लेक्ट कर सकते क्योंकि वो मैसिव है, उसको वेलोसिटी बहुत बहुत कम मिली होगी, है ना। अकॉर्डिंग टू द कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, जिसका मास ज्यादा है उसको काइनेटिक एनर्जी बहुत कम मिली होगी, है ना। बचा ये न्यूट्रिनो, भाई क्या न्यूट्रिनो, भाई न्यूट्रिनो तो मासलेस पार्टिकल है ना, तो उसके तो भाई मास ही नहीं है, तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी कैसे, हाफ एम वी स्क्वायर में एम जीरो हो जाए, अगर हम एम को ही जीरो मान ले तो इसके पास हमारे पास कोई काइनेटिक एनर्जी बचेगी नहीं। तो इसका मतलब ये होता है कि सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी ये जो क्यू है वो किसको मिली होगी, पॉजिट्रॉन को मिली होगी, है ना।
तो इसका मतलब ये होता है कि पॉजिट्रॉन के पास जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होती है वो किसके बराबर होगी, क्यू के बराबर होगी। हमने यहाँ पे क्यू कितना निकाला था, हमने यहाँ पे क्यू निकाला है 0.96 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मतलब कि ये जो पूरी की पूरी जो भी है अप्रोक्सीमेटली सारी एनर्जी यहाँ पे पॉजिट्रॉन को काइनेटिक के फॉर्म में मिल जाएगी। क्लियर, क्लियर हुआ ये क्वेश्चन, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 13.14, द न्यूक्लियस neon 1023 decays by beta minus emission. Write down the beta decay equation and determine the maximum kinetic energy of the electrons emitted given that the mass of neon is this and mass of sodium is this। ठीक है, तो यहाँ पे हमें इतनी इंफॉर्मेशन दी गई है। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं, पता करते हैं कि इसमें हमें पहले तो इक्वेशन लिखने को बोला गया है, तो इक्वेशन ही लिख देते हैं। बीटा माइनस डी के मतलब कि हम यहाँ पे बोलेंगे कि भाई एक एटॉमिक नंबर यहाँ पे इंक्रीज होगा, क्योंकि बीटा माइनस मतलब कि एक न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हो रहा है, तो न्यूट्रॉन अपने अंदर से एक नेगेटिव चार्ज को छोड़ रहा है, ऐसा हम मान सकते हैं। मैंने देसी लैंग्वेज में आपको समझाया था, ठीक है। तो बस पहले तो बीटा माइनस डी के यहाँ पे लिखते हैं। सो आइए बीटा माइनस डी के पहले तो लिखते हैं यहाँ पे। तो पहले तो इक्वेशन लिख देते हैं यहाँ पे। तो इक्वेशन हमारा बीटा माइनस डी के का क्या बनेगा, सो बीटा माइनस डी के ऑफ नियॉन, बीटा माइनस डी के ऑफ नियॉन 1023। ठीक है, ये इक्वेशन हम पहले लिखेंगे। सो इक्वेशन हमारे लिए बनेगा क्या, नियॉन में से सोडियम बनेगा, बीटा माइनस है, तो मैं इक्वेशन यहाँ पे ऐसे लिखता हूँ, नियॉन पेरेंट न्यूक्लियस है 1023, इसमें से बनेंगे सोडियम 1123, नो चेंज इन मास नंबर, प्लस एक इलेक्ट्रॉन माइनस प्लस एंटी न्यूट्रिनो प्लस कुछ एनर्जी, ठीक है, दैट इज क्यू। अभी यहां पे हमें क्यू निकालने को बोला गया है, और क्यू निकालने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, पहले तो मास डिफेक्ट की जरूरत पड़ेगी। ये हमने इक्वेशन तो लिख दिया है ना, तो क्यू निकालने के लिए हम पहले तो मास डिफेक्ट निकाल लेते हैं। तो भाई यहाँ पे मास डिफेक्ट कितना आएगा, तो मास डिफेक्ट डेल्टा एम इज इक्वल्स टू, अगेन यहाँ पे बीटा माइनस डी के है, तो आपको पता होना चाहिए कि मैंने क्या बताया था कि हमें यहाँ पे न्यूक्लियस लेवल पे मास लिखना है ना। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा मास ऑफ न्यूक्लियस लेवल पे, इसलिए मैं एन लिखता हूं, सफिक्स एन, नियॉन माइनस मास ऑफ सोडियम माइनस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन माइनस मास ऑफ एंटी न्यूट्रिनो। ठीक है, एंटी न्यूट्रिनो, लेकिन हमें पता है कि ये जो एंटी न्यूट्रिनो होता है वो तो मासलेस पार्टिकल है, तो इसको हम जीरो मान लेते हैं। अभी ये तो न्यूक्लियस लेवल का मास हुआ, हमें इसको एटॉमिक लेवल पे लिखना होता है, तो एटॉमिक लेवल पे मैं इसको क्या लिखूंगा, इट इज नथिंग बट मास ऑफ, हमें पता है नियॉन माइनस, नियॉन के अंदर कितने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 10 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, है ना। तो यहाँ पे हमारे पास 10 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो इसका मतलब ये होता है कि भाई ये हो जाएगा -10 टाइम्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन माइनस सोडियम के लिए अगर हम एटॉमिक लेवल पे लिखे तो मास ऑफ सोडियम माइनस मास ऑफ, इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो इसके अंदर एटॉमिक नंबर है 11, तो इलेक्ट्रॉन 11 होंगे, तो 11 टाइम्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, माइनस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, चलो तो यहाँ पे आप देखोगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि ये वैल्यू कितनी आएगी। तो ये हो जाएगा मास ऑफ नियॉन माइनस, ये हो जाएगा 10 एंड 1, तो टोटल हो जाएगा 11 टाइम्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन
माइनस ब्रैकेट ओपन कर देते हैं मास ऑफ सोडियम माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस 11 टाइम्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो देखो ये 11 टाइम्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इसके साथ कैंसिल हो चुका है, तो हमारे पास बचा क्या है, बचा है हमारे पास मास ऑफ नियॉन माइनस मास ऑफ सोडियम। ठीक है, तो इतना ही हमारे पास बचा है, इतना एटॉमिक मास यूनिट। तो बाकी सारी चीज़ें हमें यहाँ पे प्रोवाइडेड है। नियॉन का मास हमें पता है, हमें दिया गया है, उसी तरीके से हमें सोडियम का भी दिया गया, तो उसको यहाँ पे प्लेस कर देते। तो ये नियॉन का 22.994466 994466, ठीक, माइनस ये 22.089770, इट इज 770। ठीक है, इतना एटॉमिक मास यूनिट। चलो तो कैल्सी निकालते हैं और कैल्सी का इस्तेमाल करके इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, चलो तो ये वैल्यू निकाल लेते हैं। 22.22.9944 ठीक है, माइनस माइनस 22.22.0897 तो ये वैल्यू हमारे पास आएगी 0.904696, 0.904676, 0.9046। कुछ ज़्यादा नहीं आई क्या हमारे पास ये 0.90? 0.90 वैल्यू तो सही लिखे हैं ना हम कैलकुलेशन में। 22994466, 22994466 माइनस 22.089, ओके 770 लिखे तो सही है। 0.904696, 0.904696 इतना एटॉमिक मास यूनिट। लेकिन हमें उसकी क्यू वैल्यू निकालनी है, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, क्यू वैल्यू निकालने के लिए हमें पता है कि ये डेल्टा एम को मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से। तो मैं इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये हो जाएगा 0.904696 मल्टीप्लाई बाय 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसको फर्दर हम 931 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो देखते हैं आंसर क्या आता है। इसी वैल्यू को हम मल्टीप्लाई करेंगे 931.5 से, तो हमारे पास आंसर आएगा 842। ये 842.72। हमें कुछ यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ी लग रहा है, क्या इतना आंसर आएगा क्या 931.5? एक्चुअली ना ये वैल्यू में मुझे कुछ थोड़ा सा डाउट लग रहा है। 022.089989 शायद होना चाहिए, जो भी है। चलो जो भी हमारे पास ये वैल्यू ही है, तो जो दिया गया है उसी को फॉलो करते हैं, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो यही है जो हमारे पास आंसर आया 842.72। आंसर आया 842.72, 842.72 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इतनी क्यू वैल्यू आई हमारे पास। अभी हमें इसके साथ साथ ये भी पूछा है कि डिटरमाइन द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड। ठीक है, तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी हमें इलेक्ट्रॉन की यहाँ पे जो एमिट हुए हैं उसकी कितनी होगी वो भी हमें यहाँ पे पता करने को बोला है। ये डिजिट हमने ये इन्होंने जो किताब में दिया है, मतलब कि हमारे टेक्स्ट बुक में दिया गया है, उस हिसाब से हमने यहाँ पे कंसिडरेशन में लिया है। ठीक है, तो इस हिसाब से हमारे पास ये आंसर कुछ इतना आता है। चलिए, तो अभी बात करते हैं यही क्यू कौन से फॉर्म में जाएगी। तो यही क्यू भाई यहाँ पे यही क्यू एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी टू सोडियम प्लस काइनेटिक एनर्जी टू इलेक्ट्रॉन प्लस काइनेटिक एनर्जी
टू एंटी न्यूट्रिनो। ठीक है, तो ये 3 के पास ये सारी एनर्जी जाएगी। इसमें से मुझे इतना समझ में आता है कि भाई सोडियम है, मैसिव होगा कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन। तो भाई इसके पास मैसिव है तो इसको वेलोसिटी कम मिली होगी, नेग्लिजिबल, तो इसकी एनर्जी भी जीरो मान लेते हैं, काइनेटिक एनर्जी। न्यूट्रिनो इसका तो ये तो मासलेस पार्टिकल, तो इसकी एनर्जी भी जीरो। तो जो हमारे पास बचा है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन। तो मतलब कि मैं ये बोल सकता हूँ कि जो हमारे पास क्यू वैल्यू आई वो सारी वैल्यू किसके पास जाने वाली है इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी, इलेक्ट्रॉन के पास। मतलब कि आंसर 842 पॉइंट, ये थोड़ा ज्यादा ही लग रहा है, लेकिन जो वैल्यू आई है उसी को कंसिडर करते हैं। तो 842.72, 842.72 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो ये सारी जाएगी किसके पास, ये सारी जाएगी इलेक्ट्रॉन्स के पास। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पे क्या बोला गया है, आपको क्वेश्चन के अंदर क्या बोला गया है। The Q value of a nuclear reaction A plus B to C plus D is defined by something, Q आपको दिया गया है, where the masses refer to the respective nuclei. Determine from the given data the Q value of the following reaction and state whether the reaction are exothermic और endothermic। ठीक है, तो यहाँ पे हमें ये बोला गया है, एक इक्वेशन दिया गया है कि भाई एक न्यूक्लियर रिएक्शन कुछ इस तरीके का है। अभी ये इस तरह मतलब कि ए प्लस बी टू सी प्लस डी, और उसमें मास डिफेक्ट हमें मास ऑफ ए प्लस मास ऑफ बी माइनस मास ऑफ सी माइनस मास ऑफ डी इंटू स्क्वायर सी स्क्वायर, इस तरीके से हमें पता करने को बोला गया है ना। तो यहाँ पे हमें बोला गया कि क्या ये जो न्यूक्लियर रिएक्शन, हमें दो ऐसे न्यूक्लियर रिएक्शन दिए गए, क्या ये न्यूक्लियर रिएक्शन वो एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है ना, एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है। देखो अगर Q वैल्यू पॉजिटिव आती है तो वो रिएक्शन एक्सोथर्मिक होता है, एंड अगर Q वैल्यू नेगेटिव आती है तो वो एंडोथर्मिक होता है ना। तो हमें सिर्फ Q वैल्यू पता करनी है, Q वैल्यू पता कर लो, अपने आप आंसर आ जाएगा। अगर पॉजिटिव आता है तो वो एक्सोथर्मिक है, अगर Q वैल्यू नेगेटिव आती है तो एंडोथर्मिक है। ठीक है, तो पहले पहले इक्वेशन को लेते हैं, पहला रिएक्शन लेते हैं, पहला रिएक्शन हमारे पास जो दिया गया है उसको कंसिडर करते हैं। सो दिस इज द फर्स्ट रिएक्शन जिसमें हाइड्रोजन दिया गया है 1 प्लस H13 2, ये न्यूक्लियर रिएक्शन हुआ और कन्वर्ट हुआ H12 प्लस H12। जरा चेक कर लो क्या ये बैलेंस्ड है, 112 112 और 3 + 1 4 और यहाँ पे 2 2 4, ओके बैलेंस्ड है। चलो तो पहले तो Q वैल्यू पता करते हैं इसकी। तो इसकी Q वैल्यू क्या होगी, तो इसकी Q वैल्यू अगर मैं लिखना चाहूँ, फॉर्मूला आपको दिया गया है ऊपर सीधा बोला गया है, तो उसी फॉर्मूला को इस्तेमाल करेंगे। तो मास ऑफ H11 प्लस मास ऑफ H13 माइनस मास ऑफ H12 माइनस मास ऑफ H12, मतलब कि इसको मैं 2 टाइम्स भी लिख दूं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, इनटू सी स्क्वायर। लेकिन हमें इसको मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है, तो सीधा मैं सी स्क्वायर को ना यहाँ पे मल्टीप्लाई करके सीधा 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लिख सकता हूँ, इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिख सकता हूँ। ठीक है, तो चलो इसका मास आपको दिया गया है, देखो सभी का मास दिया गया है, 1 1 का मास हमें यहाँ पे दिया गया है। अच्छा नहीं दिया है, 1 1 का मास हमें नहीं दिया है, तो कोई बात नहीं, हम कोई दिक्कत नहीं है, हम इसको लिख सकते हैं। तो हाइड्रोजन 1 1 का मास यहाँ पे हम लिखेंगे 1.007825, 1.007825। ठीक है, 1 3 का मास हमें यहाँ पे दिया गया है, सो प्लस 3.016, 3.016 049। ओके, ये 1 2 का मास भी हमें दिया गया है, माइनस इसको मैं 2 टाइम्स कर देता हूँ, 2 टाइम्स 2.014102। ठीक है, और सीधा इसको मैं 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही कर देता हूँ। ठीक, चलिए तो इसको अभी सॉल्व कर लेते हैं। सो देखिए ये क्या आता है, 1.007825 7825
प्लस होगा 3.016049 माइनस 2.014102, दो बार सब्ट्रैक्ट होगा, माइनस 2.014102। तो ये वैल्यू मेरे पास निकल के आती है कुछ -0.00433, -0.00433। तो -0.00433 -0.0000433, और इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से। तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं 931.5 से, तो ये मल्टीप्लाई विथ 931.5, तो ये आंसर निकल के आएगा -4.033, -4.033 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, तो ये आंसर हमारे पास नेगेटिव आया। और अगर नेगेटिव आंसर आता है, Q वैल्यू इज नेगेटिव, सो रिएक्शन इज एंडोथर्मिक। ठीक है, हियर आंसर लिखते हैं, हियर Q is negative, so reaction is endothermic। ठीक, चलो उसी तरीके से दूसरे रिएक्शन को भी देख लेते हैं। दूसरा रिएक्शन यहां पे लिखता हूं मैं। सो दूसरा रिएक्शन हमें दिया गया है C612 प्लस C612, इसमें से नियॉन 1020 और यहाँ पे हीलियम 24 प्लस हीलियम 24। चलिए, तो इसको भी पता करें, 6 6 12 और 10 2 12, 12 12 24, 20 4 24। ओके, बैलेंस है। चलो, तो इसकी भी क्यू वैल्यू निकाल लेते हैं। क्यू वैल्यू क्या होगी तो इसकी, तो सीधा फॉर्मूला, अभी यहाँ पे मैं डायरेक्टली लिखता हूँ 2 टाइम्स मास ऑफ, क्योंकि दोनों सेम है तो दोनों का एडिशन, 2 टाइम्स मास ऑफ कार्बन 612 माइनस मास ऑफ नियॉन 1020 माइनस मास ऑफ हीलियम 24। ठीक है, टाइम्स C²। चलो, सारी वैल्यू यहाँ पे प्लेस कर दो। C612 हमें दिया गया है। ठीक है, तो इट इज 12.000000, सो 2 टाइम्स 12.000000। ठीक है, माइनस नियॉन का भी हमें दिया गया 19.992439, 992439 माइनस हीलियम का भी हमें यहाँ पे दिया गया है, नहीं दिया गया है। हीलियम का नहीं दिया गया तो हम लिखेंगे इसको 4.-4.002603, 002603 C²। ठीक है, हाँ 4.002603 शायद, हाँ यही है। 2601। ओके, 4.002601। 2601। ठीक है, चलो तो अभी इसका सब्ट्रैक्शन वगैरह कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा, कैलकुलेट करते हैं, 24 पॉइंट माइनस 24 माइनस 19.992439 माइनस 4.002601। तो ये आंसर हमारे पास आया 0.00496।
0.00496, ठीक है। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से, ठीक है, ताकि हमें आंसर मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाए, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाए, ठीक है। तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे फर्दर 931.5 से, तो हमारे पास ये आंसर आएगा पॉजिटिव 4.62024। यह आंसर हमारे पास आएगा 4.62024 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो यहाँ पे हमें जो Q वैल्यू मिली है वो पॉजिटिव मिली है, तो इसका मतलब ये होता है कि ये जो प्रोसेस होगी वो होगी एक्सोथर्मिक प्रोसेस, ठीक है। तो हियर Q इज पॉजिटिव, हियर Q is positive, so the reaction is exothermic, so reaction is exothermic, ठीक है, रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक, क्लियर। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन कर आगे बढ़ते हैं। सपोज वी थिंक ऑफ फिशन ऑफ Fe2656 nucleus into two equal fragments aluminum Al1328, is the fission energetically possible? Argue by the working out Q of the process given that mass of Fe is iron is 55.93494 unit and mass of aluminum Al1328 is 27.98191 unit, ठीक है। चलो तो हमें यहाँ पे बोला गया है कि पहले तो ये पता करना है यहाँ पे कि क्या ये फिशन एनर्जेटिकली पॉसिबल है, मतलब कि यहाँ पे Fe में से दो एल्यूमिनियम यहाँ पे निकालने को बोला गया, मतलब कि एल्यूमिनियम डॉटर न्यूक्लियस बनाने की प्रोसेस हमें यहाँ पे दी गई है। तो इसमें क्या ये प्रोसेस पॉसिबल होगी, ये हमें पता करना है। देखो अगर यहाँ पे Q वैल्यू अगर नेगेटिव आती है तो फिशन इज नेगेटिव, मतलब कि इसका मतलब ये है कि ये पॉसिबल नहीं होगा एनर्जेटिकली, है ना, वो पॉजिटिव होनी जरूरी है, वो पॉजिटिव होनी जरूरी है। तो अल्टीमेटली हमें क्या बोला गया, जो प्रोसेस हमें दी गई है वो प्रोसेस हमें ऐसा बोला गया है कि भाई यहाँ से Fe में से दो एल्यूमिनियम को तोड़ने की बात की गई है ना। तो चलिए उसको देख लेते हैं, यहाँ पे उसको कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो एक्चुअल में जो प्रोसेस आपको यहाँ पे दी गई है वो कौन सी है, तो वो ये है Fe2656, इसमें से इसके दो इक्वल फ्रैगमेंट बनेंगे एल्यूमिनियम। सो Al1328, Al A1 नहीं है, Al है, Al1328 प्लस Al1328, ठीक है, प्लस सम एनर्जी Q यहाँ पे रिलीज होगी। तो हमें यहाँ पे Q एनर्जी पता कर लेनी है। अगर Q एनर्जी नेगेटिव आती है तो फिशन पॉसिबल नहीं है, अगर Q एनर्जी पॉजिटिव आती है तो पॉसिबल होगा। सो अभी मैं डायरेक्टली यहाँ पे मास डिफेक्ट कैलकुलेट कर लेता हूँ। तो मास डिफेक्ट इज इक्वल्स टू मास ऑफ Fe माइनस 2 टाइम्स मास ऑफ Al, ठीक है, 2 टाइम्स मास ऑफ Al। चलिए तो यहाँ पे मास ऑफ Fe हमें दिया गया है, दैट इज 55.93494 माइनस 2 टाइम्स 27.98191, ठीक है। चलिए तो ये वैल्यू को पता करने की कोशिश करते हैं।
क्या आता है, पॉजिटिव आंसर आता है कि नेगेटिव आंसर आता है, ठीक है। अगर पॉजिटिव आता है तो पॉसिबल है, अगर नेगेटिव आंसर आता है तो भाई पॉसिबल नहीं है ये प्रोसेस, ठीक है। चलिए, तो हमें 55.93494 में से 2 बार 27.98191 माइनस 27.98191 ये सब्ट्रैक्ट करना है। ओके, तो आंसर आता है नेगेटिव। यही वैल्यू आ गई हमारे पास नेगेटिव, दैट इज 0.-0.02888 0.02888, ठीक है। तो ये वैल्यू हमारे पास नेगेटिव आई, और नेगेटिव वैल्यू का मतलब यही होता है कि भाई ये प्रोसेस पॉसिबल नहीं होगी, है ना। तो ये डेल्टा एम हमारे पास मास डिफेक्ट यहाँ पे आ चुकी है। अभी हम इसके रिलेटेड क्यू वैल्यू निकाल लेते हैं। तो क्यू वैल्यू क्या होगी, तो डेल्टा एम मल्टीप्लाई बाई 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस 0.02888 मल्टीप्लाई बाई 931.5। तो इसी को मल्टीप्लाई करेंगे 931.5 से, मल्टीप्लाई बाई 931.5 931.5, तो ये वैल्यू हमारे पास आएगी -26.90172 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आप खुद ही देख लो, यहाँ पे जो Q वैल्यू हमें मिली है वो नेगेटिव है, और वो नेगेटिव मतलब कि ये फिशन इज नेगेटिव, देयरफॉर फिशन इज नॉट पॉसिबल एनर्जेटिकली। हियर वैल्यू इज नेगेटिव, हियर Q value is negative, so fission is not possible। ठीक है, एनर्जेटिकली इट इज नॉट पॉसिबल। अब ये फिशन प्रोसेस क्या है वो एक्चुअली हम थियरी में देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए, तो यहीं पे हमारा आज का लेक्चर एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल दैट एंजॉय योर डे, बाय।